देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है और सबसे खास बात यह है कि आखिरकार बजट में क्या कुछ है, क्या आम आदमी को मिला, क्या खास आदमी को, क्या मध्यम वर्ग को, क्या किसान को। हम तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो अंतरिम बजट में जिस तरह से जो पेश किया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं राकेश जी, जैसे आपने स्वयं कहा कि इंटरिम बजट, और जब भी चुनावी साल होता है उसको इंटरिम बजट या कभी कभी वोट ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस इंटरिम बजट में संकेत मिलता है उस बड़े बजट का जो जुलाई अगस्त मास में अपेक्षित रहता है। क्योंकि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है कि चुनाव के बाद भी यही प्रधानमंत्री है और यही सरकार है, तो यही प्राथमिकताएं। तो जो प्राथमिकताओं को लेकर के, जिस भाव को लेकर के और जिस अप्रोच को लेकर के सन 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक समाज के हर वर्ग को एड्रेस करने का प्रयास किया है, उसी की इसमें रिफ्लेक्शन। ये बजट इंक्लूसिव भी है, इसमें हर वर्ग है, चाहे वो किसान है, चाहे वो फिशरी है, चाहे वो डेयरी है। ये प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि मैं केवल 4 जातियों को जानता हूँ: महिलाएं, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। साथ ही साथ इस बजट में जब सबको एड्रेस किया गया तो साथ साथ उनकी डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखा गया, डेमोक्रेटिकली एड्रेस किया गया, उनकी डाइवर्सिटीज़ का भी ध्यान रखा गया। और ये भी एक कॉन्शियस सोच रही कि आने वाले समय में जो विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा है, और सन 2047 का जैसे रोड मैप तय हो चुका है, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को साथ साथ रखते हुए किस प्रकार किया जाए। 1 लाख करोड़ इनोवेशन के लिए रखना, क्लाइमेट के लिए दर बढ़ा देना, डीप टेक डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए अलग से एलोकेशन करना, बायो मैन्युफैक्चरिंग, वो एक ऐसा क्षेत्र जिसकी 70 साल चिंता नहीं। मैं तो कभी कभी हैरत होती है कि ये हिमालय की गोद में बसने वाले हमारे 5-6 प्रदेश हैं, इतना हमारा सरमाया है बायोडाइवर्सिटी का, एरोमा का। पहली बार यहाँ पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ, जिसको दर्शाया गया इस बार गणतंत्र दिवस में, और उसके लिए अलग से बायो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का जिक्र भी इसी बजट में आया। तो जो मापदंड, जो वैश्विक मापदंड है, क्योंकि अगर हमने उस शिखर पटल पर पहुंचना है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे, हमारी स्ट्रेटजीज भी ग्लोबल, उसी को ध्यान में रखा गया है। और एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास हुआ है। इसमें क्वांटम मिशन का भी जिक्र आया, नेशनल क्वांटम मिशन का। अगर इसमें ये जो कॉर्पस बनाया गया 1 लाख करोड़ का, वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी मजबूत करेगा। हमारे हाल ही में जो अनुसंधान, जय अनुसंधान की प्रधानमंत्री ने बात की, तो उसी के नाम से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो स्थापित किया है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से पारदर्शिता के साथ ये बजट एलोकेशन और बजट स्पेंडिंग हुई है, उसका नतीजा ये है कि लगभग 3 लाख करोड़ या 2.7 करोड़ रुपया तो केवल और केवल डीबीटी से बचाया गया। और जीएसटी की रिकॉर्ड हमारी अर्निंग्स या रिकॉर्ड डिपॉजिट इस साल देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने लगभग 1.66 लाख 66 लाख, जो कहने का तात्पर्य ये कि जिस सोच और जिस डिक्लेरेशन के साथ प्रधानमंत्री ने ये यात्रा शुरू की थी 10 साल पहले, उसकी प्रामाणिकता इस बजट में भी है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे आगे की नीति रहेगी, आगे की दिशा रहेगी, उसका संकेत भी। डॉक्टर साहब, विकसित भारत का रोड मैप जो है 2047 के लिए जिस तरह से इसमें कही गई है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये कहा था, आपको याद होगा, कि विकसित भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपनी अपनी यथाशक्ति, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी योग्यता प्रतिभा के अनुसार भूमिका निभाए और योगदान करे। और वो तभी संभव है कि हम हर नागरिक को सक्षम बनाएं। आज इस बजट में भी आया, कल राष्ट्रपति के संबोधन में भी आया, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और ना केवल इतना, उनमें आकांक्षा जागी है, केवल गरीबी और अमीरी तक ही महदूद नहीं है ये सारा बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन। हसरतें जागी हैं, वो लोग लगभग 3 करोड़ पक्के मकान बन चुके,
2 करोड़ और बनाने की योजना है अगले 5 सालों में। ये इसी का जिक्र कर रहा था कि 2 करोड़ जो ये वो समाज है जहां पर कच्चे मकान में रहना कोई बुरा नहीं माना जाता। हमारे पूर्वज तो पोछा भी स्वयं लगाया करते थे। यानी समाज का एक वर्ग था जो समझौता किया था कि साहब ठीक है, हमारा हम उस वर्ग में पैदा हुए जहां हमारे भाग में कच्चा मकान है ना, तो ये एक हमारे कल्चर की सोच का, उस सोच को बदलने का काम हुआ। आकांक्षा जागी है, एस्पिरेशनल हिंदुस्तान अभी उठ खड़ा हुआ है। हर जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि बच्चा किसी भी घर में जन्म ले, घर बड़ा हो के छोटा, उसकी माँ ये साहस कर सके सोचने कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर के बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है। वो सोच, वो लोकतांत्रिक एहसास वो अब हुआ 70 साल के बाद। तो केवल ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तक ही महदूद नहीं है, केवल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन तक ही महदूद नहीं है, केवल 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने तक ही महदूद नहीं है। इसने हमारी मानसिकता, हमारी सोच और किस प्रकार एक लोकतंत्र का एहसास होना चाहिए, वहाँ उस स्थिति में हमें पहुँचाने का काम किया है। डॉक्टर साहब, बजट तो अंतरिम था, लेकिन जिस तरह से महिलाओं, मध्यम वर्ग या करदाताओं को आखिर क्या मिला, इसके बारे में क्या जानकारी आपसे? देखिए, महिलाओं को तो मिला ही मिला है, और इतने न्यायपूर्वक ढंग से मिला। यदि आप कहें कि 10 करोड़ परिवारों तक गैस का कनेक्शन मिला, तो जैसे मैंने कहा कि ना केवल मोदी जी ने हर वर्ग तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि उन्होंने एक पॉलिटिकल कल्चर भी बदला है। ये नहीं पूछा कि घर किसका है, कि हिंदू का है, मुसलमान का है, कि ज़ात क्या है। जहाँ जिसकी आवश्यकता थी वहाँ पहुँचा। कच्चे मकान थे, पक्के बन गए। मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे पक्के मकान में तब्दील हो गए जहाँ शायद कभी पहले बीजेपी को वोट नहीं मिला था। तो ये पूछा नहीं गया कि आपने वोट किसको दिया था, ये भी नहीं कहा गया कि अगली बार किसको देना, ये उनके विवेक पर छोड़ा गया। लेकिन नई एक तहजीब, एक नई संस्कृति पैदा करने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ है। इसी तरह से युवाओं की बात करें, कभी इस देश में कल्पना नहीं थी कि स्टार्टअप होता क्या है, किसी ने सुना नहीं था। जब मोदी जी ने आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, आधा हिंदुस्तान पूछता था इसका अर्थ क्या है। 350 थे मात्र हम, आज हम 1.5 लाख तक पहुँच रहे हैं। दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन के खड़े हो गए। दुनिया हैरत में पड़ गई कि क्या अजूबा किया मोदी जी ने। और ये जो आज के घोषणाएं हैं, चाहे 1 लाख करोड़ का कॉर्पस, ये सारी चीज़ें उसी स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगी। और साथ ही साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं जो निर्णय लिए गए, चाहे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, चाहे क्वांटम मिशन। पहले हम एक दो दशक पीछे रहा करते थे टेक्नोलॉजी में। यानी अगर टेलीविज़न अमेरिका में 1950 के दशक में आया, तो यहाँ 1970 के दशक में। कंप्यूटर भी यहाँ बाद में। आज हम साथ साथ चल रहे हैं, 4-5 देशों में जो क्वांटम मिशन में। तो मोदी जी ने इस बात को समझा है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, तो हमें ग्लोबल बेंचमार्क्स पे चढ़ना है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी, और उसी को अपनाया गया। महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, और पारदर्शिता का ये आलम है कि 1.66 लाख करोड़ बचाया गया डीबीटी के माध्यम से। बिचौलियों को बेरोजगार कर दिया गया, यानी जो बेरोजगार था उसको रोजगार मिली, और जो गलत तरीके से रोजगार कमा रहा था वो बेरोजगार हुआ। डॉक्टर साहब, चुनाव के पहले आमतौर पर देखा जाता है कि लोक लुभावन अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा बदली है और पीएम मोदी की राष्ट्र प्रथम वाली नीति का असर इस बजट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मोदी जी ने इस बजट के द्वारा ये भी दर्शाया है कि विकसित भारत की इस यात्रा में जो हमारा आखिरी अब फेज़ रहेगा, अगले 20-25 वर्ष का, जिसे अमृत काल कहा जाता है, उसमें हमारी किस प्रकार की अप्रोच रहेगी। और साथ ही साथ जो वो कहते हैं वो उसको धरती पर उतारते हैं। जब उन्होंने कहा कि हर नागरिक की इसमें भूमिका रहेगी, तो उसको सुनिश्चित करने का, आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी योजना होगी? कभी कभी आदमी हैरत में पड़ जाता है। और 60-70 लाख रेडी वाले इसके लाभार्थी हैं। रेडी वाले के तक कभी वजूद ही नहीं था हमारे समाज में। चलते फिरते तो देखता भी नहीं था कौन रेडी लगा के बैठा है। कोई पुलिस वाला दरोगा था तो डंडा मार के कहता उधर चला जाए, उधर कहता इधर चला जाए, फिर उसकी जेब से कुछ हड़का लेता। ये हालत थी। उसको सम्मान मिला है सहयोग के साथ साथ। और महिलाओं को जब स्वच्छता की बात की, तो मैं कहता हूँ स्वच्छता के साथ साथ उनको सम्मान भी मिला, उनको सुविधा भी मिली, और उनको स्वास्थ्य भी मिला। इसी तरह विश्वकर्मा, क्या अद्भुत कल्पना, ये मोदी जी की कल्पना हो सकती थी। वो लोग जो रिवायती ढंग से अपनी जीविका कमाते थे और साथ ही साथ इस मुल्क की, हिंदुस्तान की तहजीब को ज़िंदा रखे हुए थे। मैं पार्टी के काम से रहा यूपी में तो काफ़ी अर्सा, तो वहाँ पे हमें बुजुर्गवार सुनाया करते थे कि साहब कोई बर्तन बनाने का काम करता था, कोई कालीन चटाइयाँ बनाने, कहा करते कि साहब हमारे बच्चे तो चले गए रोज़गार की तलाश में आगे पीछे, अब हमारे बाद कोई नहीं रहा।
मोदी जी ने उसको आधुनिकता के साथ जोड़ा, परंपरा और आधुनिकता का एक मिश्रण तैयार करके, ताकि वो बच्चे किसी और काम धंधे में ना पड़े, उसी अपनी ख़ानदानी जो उनका घराने में काम चल रहा है उसी में लगे, जीविका भी कमाए और हिंदुस्तान की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करे। तो ये एक अजब सोच है जो केवल और केवल मोदी जी के माध्यम से ही हमें नसीब हो सकती थी। सब अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ का, ये क्या है आखिरकार, किस तरह की ये बदलेगी? देखिए, समय समय 1 लाख करोड़ के साथ साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये भी इस में है। इसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स के लिए जहाँ पहले केवल 3,000 करोड़ का एलोकेशन था, बढ़ करके 6,000 या लगभग 7,000 करोड़ हो गया। सोलर पावर के लिए जहाँ लगभग 4,000 या 900 करोड़ था, बढ़ करके 8500, यानी अनुसंधान और नवाचार के हर क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और ये भी एक उससे लोगों में जागृति पैदा होगी कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, इतने सारे नए आयाम खुल गए हैं हम, जिसके माध्यम से हम उस पहले की तुलना में कहीं अधिक आकर्षित ढंग से जीविका कमा सकते हैं। डेयरी सेक्टर का ध्यान रखा गया, फिशरीज़ का ध्यान रखा गया, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है। और ये सारे आने वाले समय में रोज़गार के नए एक आयाम रहेंगे। और तभी तो आज जीएसटी हमें 1.66 लाख करोड़ रुपए की कलेक्शन हो रही है। वो जीएसटी जो कभी कभी लगता था कि हिंदुस्तान में कभी कामयाब ही ना होगा। डॉक्टर साहब, राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए जो पूंजीगत व्यय है उसको 11,11,111 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है, एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर। निश्चय इससे सरकार का जो कॉन्फिडेंस है वो दर्शाता है कि वो इकॉनमी को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं भी फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस ऑपरेट नहीं कर रहा हमारा वित्त मंत्रालय। और यही अप्रोच है जो हमें दूसरे देशों के मुकाबले में उसी सतह पे खड़े करने में कामयाब करेगी। डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बैक टू स्टूडियो।